हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में पढ़ाने वाला हूं। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से, मनोविज्ञान शब्द कहां से आया, उसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका विश्व में विकास कैसे हुआ, भारत में कैसे हुआ, भारत में उसकी प्रयोगशाला कहाँ बनी, इन सब चीजों के बारे में पहले वीडियो मैंने बात की थी। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। मनोविज्ञान के टोटल कितने संप्रदाय हैं? 6 संप्रदाय हैं। पहला है संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय 1879 में आया। जब क्या हुआ कि विल्हेम वुंट ने एक प्रयोगशाला बनाई लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में। तो वहां पे क्या हुआ कि इन्होंने मन पे बहुत फोकस किया, व्यक्ति की मन की इकाइयों के बारे में क्या कि बहुत गहन अध्ययन किया। तो उसी गहन अध्ययन के कारण, उसकी संरचना में बहुत ज्यादा रुचि लेने के कारण इस विचारधारा का नाम क्या रख दिया गया? संरचनावाद। तो संरचनावाद विचारधारा के जनक कौन है? विल्हेम वुंट और टिश्नर। इनके सहयोगी थे, टिश्नर थे, वो भी मनोवैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर किस विचारधारा को जन्म दिया? संरचनावाद को। फिर अगला पॉइंट आता है, वुंट सचेतन मन के अध्ययन में रुचि ली और मन के निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण किया। अभी हमने बताया इन्होंने इनका सारा फोकस, यानी कि बिल्कुल उन्होंने व्यवहार को, अन्य चीजों को छोड़ दिया। सारा फोकस इसी पे था कि व्यक्ति का मन कैसे कार्य करता है, उसकी क्या इकाइयां, उसकी संरचना कैसी है, किस विषय में किस तरीके से सोचता है। तो उसकी संरचना पे इतना ज्यादा गहन अध्ययन करने के कारण इस विचारधारा का नाम दे दिया गया संरचनावाद संप्रदाय। फिर आगे है, वुंट ने मनोविज्ञान को एक अलग विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान एक ऑटोनॉमस बॉडी नहीं था, इसको एक अलग बॉडी अगर इन्होंने दिया है तो विल्हेम वुंट ने दिया है। यह पहले दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग था। तो दर्शन शास्त्र का अंग था, लेकिन समय के साथ साथ जरूरतें बढ़ती गई। ये लगा कि मनोविज्ञान की जरूरत है आज की पीढ़ी में, आज के बच्चों में, कि उनका विकास जो हो मनोवैज्ञानिक ढंग से हो। तो इस विषय को आवश्यकता पड़ गई कि उससे अलग किया जाए। तो क्या किया विल्हेम वुंट ने? इसको दर्शन शास्त्र से अलग करके एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। फिर आगे दिया गया, वुंट ने मनोवैज्ञानिक को प्रयोगात्मक बताया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या था कि जब ये दर्शन का अंग था तो मात्र केवल पढ़ने के काम आता था। जैसे हम कोई चीजें पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं, उसका व्यवहार में कोई वजूद नहीं होता है, बस हम इसलिए पढ़ाई करते हैं कि हमें एग्जाम देना है। जैसे बहुत सारी चीजें हमारे एग्जाम में ऐसी चीजें हैं, पढ़नी पड़ती हैं जिनका प्रयोग है ही नहीं व्यवहार में, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। वैसे ही क्या था कि जब ये उसके दर्शन के साथ जुड़ा हुआ था तो वह केवल मात्र विषय के रूप में रह गया था, बस उसको पढ़ना था, उसका इम्प्लीमेंट था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, इसको अलग सब्जेक्ट बनाया और इसको एक विषय के रूप में स्थापित किया, तो यह प्रयोगात्मक होने लगा, इसका प्रयोग व्यवहार में होने लगा। बच्चों के मनों की दशा को पढ़कर उसका विकास उस तरीके से किया जाने लगा। अगर कोई बच्चा बहुत तीव्र है, कोई बहुत धीमा है, तो शिक्षक उस दोनों बच्चों के अकॉर्डिंग क्लास में ऐसा बैलेंस बनाता था कि दोनों को शिक्षा एक साथ दी जा सके। इसलिए क्या कहा जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य है कि वुंट ने क्या किया कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। अगला है, वुंट ने चेतन की 2 विशेषताएं बताई, गुण और तीव्रता। देखिए वुंट ने क्या बताया कि मस्तिष्क की जो सोचने की क्षमता है, उसकी 2 विशेषताएं बताई। एक गुण क्या है कि वह किस तरीके से सोचता है, कितना जल्दी सोचता है, कितना विस्तार में सोचता है, कितना संकुचित सोचता है। और तीव्रता कि किसी भी विषय के बारे में अगर कोई से प्रॉब्लम आप दे रहे हैं, किसी भी तो कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो वो कितनी जल्दी कितना बेहतर सोच सकता है, इसके बारे में बताया। फिर टिश्नर ने चेतना के 4 विशेषता बता दी। इन्होंने 2 बताई थी, इन्होंने 4 बता दी। पहला गुण बता दिया, दूसरा तीव्रता, स्पष्टता और अवधि बता दी। देखिए तीव्रता और गुण हमने बता दिया, ये दोनों विशेषताएं वुंट ने भी दी थी, लेकिन इनसे 2 अलग थी, स्पष्टता और अवधि। इन्होंने स्पष्टता मतलब अगर कोई विचार, आप मान लीजिए कोई आपको प्रॉब्लम दी गई है और आप उस पर कोई विचार दे रहे हैं, तो विचार ऐसे होने चाहिए कि दूसरों को समझ में आए, इतना उलझा न रहे वो कि ये समझ ही नहीं आए कि आप क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि आपके जो विचार हैं, जो मन में जो विचार आ रहे हैं, उसकी स्पष्टता अवश्य होनी चाहिए। और एक अवधि भी दे दी कि आप एक समय निर्धारित हो, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा समय खींच लीजिए। तो एक समय निश्चित होना चाहिए कि उस समय के अंदर अंदर आप इस चीज को क्या करें, क्लियर कर दें कि आपके विचार क्या है, आपके मन में जो थॉट आ रहे हैं वो हैं क्या। तो इस तरीके से संरचनावाद को आप समझ गए होंगे 1879 में विल्हेम वुंट और टिश्नर दिया। अगर यहां से कोई प्रश्न पूछता है तो सबसे ज्यादा प्रश्न यही है कि संरचनावाद के जनक कौन है, तो विल्हेम वुंट और टिश्नर हैं। अगर ऑप्शन में आपके विल्हेम वुंट और टिश्नर दोनों दिया गया है तो आप विल्हेम वुंट ही मारिएगा, टिश्नर को छोड़ दीजिएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर इन केस कभी हुआ तो इस तरीके की बात आप ध्यान रखिएगा कि विल्हेम वुंट ही मारिएगा, टिश्नर नहीं मारिएगा। अगर विल्हेम वुंट नहीं दिया, टिश्नर दिया गया, टिश्नर सही है।
अगले पे आते हैं प्रकारवाद। प्रकारवाद विलियम जेम्स दिए हैं। प्रकारवाद में देखिए, आइए देखते हैं, इसके जन्मदाता विलियम जेम्स हैं। देखिए, जब कोई चीज आती है, जैसे हम भारत जब से आजाद हुआ, तमाम चीजें बदलाव आती गई, तमाम सरकारें आई, हर सरकारों में कुछ न कुछ कमी रही। उन कमियों को दूर करने की अगली सरकारें, आने वाली सरकारें घोषणा करती मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और तमाम सारे बदलाव करते भी अपने अनुरूप, फिर भी उनमें कमियां रह जाती हैं। वैसे कोई विषय वस्तु सामग्री भी होती है, समय के साथ उसमें बदलाव आता है, समय के साथ उसमें जरूरतें बढ़ती जाती हैं, समय के साथ उसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही संरचनावाद की धारणा पुरानी होती चली गई, जो आने वाले समय के साथ प्रासंगिक नहीं थी या उसके साथ वो मेल नहीं खाती थी। इसलिए विलियम जेम्स ने क्या किया, उसको नकार दिया, संरचनावाद को बिल्कुल सिरे से नकार दिया। कहा कि मन पे ही केवल फोकस करना सही नहीं है। उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, प्रकारवाद। प्रकारवाद विचारधारा को जन्म दिया। उन्होंने मन की संरचना पर ध्यान न देकर इस बात पर बल दिया कि मन क्या करता है, वह वातावरण में कैसे सामंजस्य बनाता है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने मन को केंद्रित करके कि मन क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, ये छोड़ दीजिए। आप ये इन्होंने बताया कि मन अगर कोई कार्य मन में क्या आ रहा है, वो क्या सोचा, और उसको करने के लिए उस वातावरण में वो करता क्या है, व्यक्ति क्या करता है, किस तरीके से अपने आप को वहां सामंजस्य बना पाता है उस वातावरण में, इस बारे में उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति के कोई दिमाग में उसकी बात आ गई और वो करना चाहता है, तो उस करने के लिए वो उस वातावरण में वो क्या करे, किस तरीके से सामंजस्य बनाए, उसका कार्य सकुशल पूरा हो जाए। फिर आगे दिया गया है जॉन डीवी ने प्रकारवाद का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया था कि मानव किस प्रकार वातावरण से अनुकूलन स्थापित कर सके, वातावरण से अनुकूलन स्थापित करते हुए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। सेम चीज है जो ऊपर लिखा गया है, वही है कि अगर कोई विचार आपके मन में आता है, अगर आपके मन में कोई विचार आता है, उस विचार को आप सफल बनाना चाहते हैं, तो ये कह रहा है जो वर्तमान वातावरण है, जिस वातावरण में आपको विचार आया, जिस वातावरण में आपको कार्य करना है, उस वातावरण में आप किस ढंग से ये काम करेंगे कि वो बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से, अच्छे तरीके से वो सफल हो जाएगा। इसके बारे में जॉन डीवी भी प्रकारवाद का सहयोग लेते हैं, कहते हैं कि हाँ, प्रकारवाद इस चीज में बेहतर जो है कार्य करता है। फिर आगे है, इस संप्रदाय में मानसिक क्रिया या अनुकूली व्यवहार को महत्व दिया जाता है। यानी कि जो मानसिक क्रिया है, केवल सोचना नहीं, मानसिक क्रिया मतलब आप जो सोच रहे हैं उसको करना भी है ना। जो व्यवहार है आपका, जो आप जो सोच रहे हैं अच्छा करने के लिए, जो कोई कार्य करने के लिए सोच रहे हैं, उसको व्यवहार में लाना भी, उसके बारे में ये बात करता है। फिर अगला पॉइंट है, प्रकारवाद में मनुष्य के व्यवहार को अनुकूली व लक्ष्य पूर्ण बताया गया है। बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। अगर आप कोई बातें सोचते हैं, कहते हैं नहीं कि अगर ख्याली पुलाव बुनते रहेंगे, अगर हम बस केवल कमरे पे बैठ के सोचते हैं कि सीटेट निकल जाए, सुपर टेट निकल जाए, यूपी टेट निकल जाए, फिर मेरी मेरिट में नाम आ जाए, तो बस सोचने भर से नहीं होने वाला। आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, रातों को जगना पड़ेगा और बेहतर उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तो आपको मिलेगा। तो यही कह रहा है कि आदमी का, जो मनुष्य का है ना, लक्ष्य जरूर होना चाहिए। बिना लक्ष्यहीन होकर क्या करेंगे? अगर सारे एग्जाम बंद हो जाए, अगर सारे एग्जाम बंद हो जाए, सारे बोर्ड बन जाए, तो आपकी किताबें किस काम आएंगी कॉम्पिटेटिव की? कुछ नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे पढ़े, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो आप लक्ष्य होना जरूरी है। अगर लक्ष्य विहीन है तो फिर आपका कार्य कोई भी सफल नहीं हो पाएगा। तो ये आपका हो गया प्रकारवाद। प्रकारवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स है। ठीक है। अगर प्रकारवाद के बारे में एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है जॉन डीवी से, इसके संबंध में किसकी विचारधारा है? प्रकारवाद संबंध में जॉन डीवी की विचारधारा है। अगला आता है व्यवहारवाद, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहूंगा कि आज भी बहुत प्रासंगिक है। क्योंकि आप व्यवहारवाद ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति, आप किसी विद्यालय में जाते हैं, जब किसी विद्यालय में जाते हैं तो आप एक अननोन पर्सन होकर जाते हैं, आपके बहुत सारे सहपाठी मिलते हैं जो आपको नहीं जानते और आप उनको नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ अरसा बीतता है, उनके व्यवहार को, उनके चाल चलन को, उनके स्वभाव को आप जानते हैं, उसी के अनुसार आपकी मित्रता होती है। हर कोई आपका विद्यालय मित्र नहीं हो सकता, आपका व्यवहार मिलना बहुत जरूरी है। कुछ न कुछ तो मैच करते हैं, शायद विचारधारा मैच करे या फिर कुछ भी मैच करे, जिसकी वजह से आप उनके मित्र बनते हैं। और यह केवल व्यवहारवाद की, व्यवहार की वजह से आता है, उसके व्यवहार की वजह से। मन में वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता वो नहीं है, जो आपके साथ बिहेव करता है, जैसा वो करता है, उस चीज को देखकर आप उसके साथ होते हैं। तो व्यवहारवाद आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। इसके जनक जॉन नॉटसन है, ये प्रश्न आ सकता है और पूछा भी गया है। जॉन नॉटसन क्या है? व्यवहारवाद के जनक है। 1910 में ये इन्होंने इसकी अवधारणा दी थी। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान एक व्यवहारात्मक विज्ञान है। ये शाश्वत सत्य है, 100% सत्य है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में इस चीज को मैं कहूंगा केवल मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है, केवल एग्जाम पास करने के लिए है। जिस तरह की प्राथमिक स्कूल में जाइए, आपको पढ़ाया जाता है
इसके दिशा में ये कहेंगे कि सरकार से लेके आयोग से लेके हर चीज की त्रुटियां हैं, छात्रों में भी हैं, जो शिक्षक हो रहे हैं उनमें भी है, कहीं कोई कम नहीं है। तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हमको टेट सुपर टेट में मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। अगर कोई बच्चा कमजोर है, कोई दिव्यांग है, या फिर किसी में कैचिंग पावर कम है, या फिर बहुत तीव्र है, उसके साथ कैसा व्यवहार करें, क्लास में किस तरह से टीचिंग कराएं कि वो बेहतर जो है क्या हो कि वो हर एक बच्चा जो है चीजों को पकड़ सके। लेकिन ये चीजें केवल किताबों में है, केवल पास करने के लिए। लेकिन हकीकत क्या है, जब हम स्कूलों में होते हैं तो आप जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉटसन ने संवेग, सीखना और स्मृति के क्षेत्र में प्रयोगात्मक कार्य किए। ये इन्होंने जो है सीखने के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, संवेग के ऊपर, स्मृति के ऊपर, सब पे इन्होंने क्या किया, इस पे भी प्रयोगात्मक कार्य किए। और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम किसी के व्यवहार को अगर समझते हैं, अगर कोई हमारा मित्र बनता है और उसकी आदतों को हम जानते हैं, तो ये भी जानते हैं वो किस बात पर बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, उसके संवेग क्या है, बहुत जल्दी खुश होने वाला है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा वाला है, बहुत फिर नॉर्मल इंसान है कि बहुत ना तो बहुत ज्यादा बुरा मानता है, या फिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये इन चीजों का भी व्यवहार पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आगे वॉटसन कहते हैं कि व्यवहार को अनुवांशिक ना मानकर पर्यावरणीय मानते हैं। बहुत ही जरूरी है। देखिए, कभी भी बच्चे का विकास, देखिए इनहेरिटेंस तो होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चीजें जाती हैं जीन के माध्यम से, बट सबसे ज्यादा क्या होता है, पर्यावरण का, यानी कि वातावरण, जो आपके आसपास वातावरण है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर एक बच्चा एक डॉक्टर के माहौल में पलता है, अगर एक झुग्गी झोपड़ी का बच्चा आके किसी अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे इंजीनियर के पास पढ़ाई लिखाई करता है, उसका विकास बिल्कुल उसके परिवार की तरह होगा जिस तरह अच्छा है। और एक उसी परिवार का लड़का, यानी कि डॉक्टर का, इंजीनियर का लड़का किसी झुग्गी झोपड़ी वाले के जब पढ़ता है, जहाँ पे गाली गलौज, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसका भी मानसिक विकास वैसा ही हो जाता है जैसा वहां के लोग व्यवहार करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं उसका अनुवांशिक जो चीजें हैं, अनुवांशिक गुण हैं, वो वहां पर क्या हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं। वो बहुत ही कम काम करते हैं, या फिर ना के बराबर काम करते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वहां पे 100% जो सामने आता है वहां का वातावरण आता है। जैसे इंजीनियर के यहाँ का माहौल बच्चे में निखर के आता है, और एक झुग्गी झोपड़ी के यहाँ के लड़के में निखर के आता है, और एक इंजीनियर के लड़के का माहौल झुग्गी झोपड़ी वालों का नजर आता है, क्योंकि वहां पर ऐसे माहौल मिला है उसको। तो ये हम कहेंगे पर्यावरण का बहुत ज्यादा व्यवहार पे क्या करता है, फर्क पड़ता है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, झगड़ालू ना हो, चोर ना हो, इस तरीके का ना हो, जिससे हमारे बच्चों का विकास अच्छा हो। फिर वॉटसन का मानना है कि मानव व्यवहार उद्दीपन अनुक्रिया की तरह है। मानव व्यवहार उद्दीपन अनुक्रिया की तरह है। कहने का मतलब है कि आप जैसे होता क्या है कि बिल्ली को पिंजरे में बंद करके उसके सामने मांस का टुकड़ा रखते हैं, तो बिल्ली मांस को टुकड़े को देकर उसे पाने के लिए क्या करती है, उछल कूद बना दी, किसी तरह ये गेट खुल जाए, ये दरवाजा खुल जाए इस जो है केज का, और मैं बाहर निकल के खा लूं। वैसे ही मानव है। जैसे आप किसी एक्टर को फॉलो करते हैं, उस एक्टर में कुछ अच्छी स्टाइल देख लिए बहुत ही, तो उसके पीछे पीछे आप भागते हैं कि नहीं यार मैं इसको फॉलो करूंगा। वो चीज क्या करती है, आप उद्दीपन का काम करती है। जैसे किसी को इंजीनियर बनते हैं आपने देख लिया, तो और आपने देखा कि वो आईआईटीएन बना, वो इस तरह का काम किया, पढ़ाई किया, आप उससे प्रभावित हुए, वो चीजें क्या आपके लिए उद्दीपन का काम किया, जिसको आप देखकर क्या करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छी ढंग से पढ़ना चाहते हैं। वॉटसन कहते हैं मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, आप जैसा चाहेंगे उनको वैसा बना दूंगा। वॉटसन कहते हैं ये सच बात है कि किसी बच्चे को जैसे माहौल में रखेंगे वैसा हो जाएगा। अगर आप कहीं का भी किसी भी रोड से बच्चे को उठा के ले आइए, रोड से बच्चे को उठा के ले आइए, और अगर उसको जो है आप अच्छा माहौल देंगे तो भी अच्छा हो जाएगा, और एक अच्छे माहौल वाले बच्चे को जाकर रोड पे रख देंगे तो भी रोड जैसे व्यवहार करेगा जैसे वहां के बच्चे गाली गलौज करते हैं। फिर उसके बाद आता है वॉटसन के बाद व्यवहार बाद को जो है हल, स्किनर और गथरी द्वारा आगे प्रसारित किया गया। यानी कि जो व्यवहारवाद, वॉटसन के बाद क्या हुआ कि व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने के लिए हल, स्किनर और गथरी मनोवैज्ञानिक आ गया है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सा इनमें जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, आपके ऑप्शन में हल, स्किनर, गथरी और विलियम्स दे दिया तो विलियम्स हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। ये आपका पूरा 3 था जो है, 3 मैंने बताया है। अगली वीडियो में 3 बताऊंगा, छोटे छोटे सेशन की वीडियो बना रहा हूं जिससे आप आसानी से देख सकिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को जरूर प्रेषित करिए वीडियो। धन्यवाद।